Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is quantum numbers. तो लास्ट वीडियोस में आपको याद हो बेटा हमने क्या पढ़ाया था आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बच्चों आप लोगों को याद हो तो उसमें क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। याद आया आपको? तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ थे आप बताइए कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल है ना एंड ग्रेटर देन क्या है एच अपॉन 4 पाई। क्लियर? ये क्या था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किस बात की अनसर्टेनिटी थी बेटा, आप मुझे बताइए जरा, कि जब कोई जैसे हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं तो ये उसकी पहली पोजीशन में मूव करते करते मान लीजिए दूसरी पोजीशन है, तो इसका जो चेंज इन द पोजीशन, ये डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन द पोजीशन। और पहली पोजीशन पे जो मोमेंटम है, सेकेंड पोजीशन पे जो मोमेंटम है, तो वो डेल्टा पी क्या है, चेंज इन द मोमेंटम है। तो हम एक टाइम पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन साइमल्टेनियसली और क्या नहीं बता सकते, साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट डिफाइन द चेंज इन देयर पोजीशन एंड चेंज इन द मोमेंटम बोथ। समझ में आ गया? यही हमारी अनसर्टेनिटी थी। क्लियर पॉइंट? तो मतलब और देखो मोमेंटम से क्या पता चल जाता है हमें, ये डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू डेल्टा वी। मतलब वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है, इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट पोजीशन पर है तब उसकी वेलोसिटी क्या है, और जब मूव करते करते बेटा वो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी है। तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है, जो अनसर्टेनिटी है, मतलब इस पोजीशन पे वेलोसिटी है, तो हम तीन चीजों में बता सकते हैं। पोजीशन का कंपैरिजन कर सकते हैं सबसे पहले बेटा उसके मोमेंटम से, है ना, कि चेंज इन द पोजीशंस पर चेंज इन द मोमेंटम दोनों एक साथ पता करना हमारे लिए मुश्किल था, यही अनसर्टेनिटी थी। ठीक है? और मोमेंटम में क्या आ जाता है, एम इंटू डेल्टा वी। तो पोजीशन चेंज होने पर उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया, तो ये दोनों बातें हैं कि इस पोजीशन तो साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट डिफाइन, है ना, द चेंज इन द पोजीशन, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मतलब है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का जो था बेटा। क्लियर है? और पोजीशन से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी और मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है बेटा उसमें भी कोई ना कोई वेरिएशन हो। तो मतलब कहने का हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो क्या है, याद करो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब स्टार्ट हुआ था तब भी हमारे पास पॉइंट यही था कि अनसर्टेनिटी थी बेटा किसकी, एक छोटे, तो वो जो बड़ा पार्टिकल है, इस तरीके से हमने याद करो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाने स्टार्ट किया था कि जो बड़े माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं, उनका जो पाथ होता है जब वो मोशन करते हैं तब हमारा जो उनका पाथ है या ट्रेजेक्ट्री है बेटा वो हम बता सकते हैं। लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे पार्टिकल है जो नॉर्मल आई से दिखते भी नहीं है, तो वो उनका जो मूवमेंट करने का जो पाथ है और जो ट्रेजेक्ट्री है वो हम आसानी से नहीं बता पाते। यही तो हमारी प्रॉब्लम थी। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि हम जो चेंज इन द पोजीशन है और चेंज इन द मोमेंटम, या हम कह सकते हैं चेंज इन द वेलोसिटी, दोनों को एक साथ नहीं बता सकते, साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, बट हम क्या बता सकते हैं, चेंज इन द पोजीशन एंड चेंज इन द मोमेंटम। समझिए, चेंज इन द पोजीशन एंड चेंज इन द मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है h अपॉन 4 पाई। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास बेटा कंडीशन है यहाँ पर। तो यही एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी उस टाइम की बेटा, हमें एटम के अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता थी। पॉइंट मेरा समझे? तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए बेटा डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जिसमें से एक बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी होती है, समझ में आया? वो भी आई, वो भी इसी चीज को, हाँ, ये जो एटम के मॉडल में मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी बेटा प्रिंसिपल्स दिए, है ना, अपनी थ्योरी दी, उसमें से एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी है। लेकिन एक्चुअली अब वो आप लोग के लोगों के सिलेबस में मतलब है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है नहीं, उसका मतलब बस इक्वेशन है, बाकी उसका डेरिवेशन वगैरह ये सब आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, टॉपिक्स में नहीं है, ठीक है नहीं, एज नॉर्मल नहीं है कि कोविड की वजह से, कोविड के पहले भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को बस एक इक्वेशन जो है बेटा वो आपके उसमें है, लेकिन उसकी जो पूरी फंक्शनिंग है, उसका जो डेरिवेशन है वो अब आपके उसमें नहीं है। ठीक है? अब उसके बाद इसी चीज को डिफाइन करने के लिए मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है और उस मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, मान लो यहाँ पर है तो क्या वेलोसिटी, यहाँ पे तो क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या आ जाएगा मोमेंटम, और वेलोसिटी से क्या आ जाएगा उस मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो कहने का मैं ये कह सकता हूं बेटा कि हमारे सामने एटम में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसकी पोजीशन हमें नहीं पता थी।
है ना, और मूविंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी हमें नहीं पता है, वेलोसिटी भी नहीं पता है, इसी वजह से हमें मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि इस पोजीशन पे ये मोमेंटम है, इस पोजीशन पर ये वेलोसिटी, और पोजीशन चेंज हुई तो वेलोसिटी में ये चेंज हो जाएगा। हाँ, बीच का जो डेल्टा है, डेल्टा पी और डेल्टा वी का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, हम वो बता सकते हैं, लेकिन हम उनको इंडिविजुअल है ना साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। इज दैट क्लियर? तो इसी पे बेटा देखो कहाँ, अब देखो मोमेंटम से वेलोसिटी रिलेट करी और मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो मूव कर रहा होगा, चाहे इस डिस्टेंस पे या इस डिस्टेंस पे, तो वो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी जो बाद में भाई घूमने की वजह से किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, आपकी बेटा काइनेटिक एनर्जी में। तो इसी चीज पे बेटा देखो जहाँ एनर्जी का काम आता है वहाँ एनर्जी का मोस्टली काम किसने किया था? आइंस्टाइन ने, याद करिए। और आइंस्टाइन ने, उससे पहले प्लांक ने बेटा एनर्जी पे क्या काम किया था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस ना होके छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ये हमारी एक चीज थी। तो उसी क्वांटम थ्योरी पे आगे काम किसने किया बेटा? आइंस्टाइन ने। क्लियर है पॉइंट? वही क्वांटम थ्योरी बेटा फिजिक्स में आप अगर एमएससी करते हैं तो आपके एमएससी का पूरा एक पेपर बन जाता है, एक सेमेस्टर में पूरा पेपर बनता है बेटा, क्या? क्वांटम फिजिक्स। ठीक है नहीं? तो वो क्वांटम फिजिक्स क्या है? वो इसी से रिलेटेड है, समझ में? एनर्जी में, एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम क्वांटा बोलते हैं। तो पूरी फिजिक्स में पूरा एक एमएससी में आपके जाके एक बनेगा क्वांटम फिजिक्स, वहां ये डेप्थ में पढ़ाई जाती है पूरी, है ना, कि मैटर की एनर्जी के जो रिलेशन है और एनर्जी के चेंज होने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इस सबका पूरा एक स्टडी है आपके उसमें। तो बेटा वही जो क्वांटम थ्योरी है, समझ में आया नहीं? क्वांटम थ्योरी को ही यूज करके इस वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया। और बोर ने भी बेटा जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया है, मैं कई बार कहता हूँ बोर का जो मॉडल है वो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, बोर क्वांटाइज मॉडल हम उसको बोलते हैं। तो समझ में आया? तो बोर का मॉडल मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया है आपको कि पहले मैं आपको क्वांटम नंबर तो पढ़ा दूं, समझ में आ गया बेटा? तो क्वांटम नंबर जब आपको आ जाएगा तो उसी की बेसिस से हेल्प से क्या आ जाएगा हमारे पास, हम बोर मॉडल बता पाएंगे। चलिए, तो देखो क्वांटम थ्योरी ने कैसे हेल्प करी बेटा हमें ये बताने में कि इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन को बताने में, उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और वेलोसिटी को बताने में कैसे हेल्प करी क्वांटम थ्योरी ने, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा क्वांटम थ्योरी में, तो अब आप क्वांटम नंबर्स का डेफिनेशन क्या है बेटा? तो क्वांटम थ्योरी में इस चीज को डिफाइन करने के लिए कुछ नंबर्स का यूज किया गया है। जैसे हर थ्योरी में कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, तो इन क्वांटम थ्योरी में बेटा क्या है, कुछ नंबर्स हैं। तो उन नंबर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, इस मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है हम उसको, और उसका जो मोमेंटम है या एनर्जी है हम उसको डिफाइन करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे क्वांटम नंबर्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि क्वांटम नंबर क्वांटम थ्योरी के वो नंबर्स हैं, समझ में नहीं, जिसकी हेल्प से हम एटम में मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, बताते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए दोबारा बता देता हूँ, क्या हुआ है ना, पहले बाइलिंगुअल था, इंग्लिश में बताता हूँ। तो क्वांटम नंबर आर दैट नंबर इन द क्वांटम थ्योरी और या ऑफ द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर क्वांटम थ्योरी के वो नंबर्स हैं जिनकी हेल्प से हम एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को, उसके मोमेंटम को बता पाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आप देखिए क्वांटम नंबर्स क्या, क्वांटम नंबर्स में हमारे पास ये बेटा 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब क्वांटम नंबर समझ में आ गया, ये डेफिनेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं, क्योंकि जब मैं आपको नोट्स की पीडीएफ दूंगा बेटा तो आपको वहां पर ये चीजें मिल जाएंगी नोट्स में। ठीक है, तो मेन पॉइंट समझ में आया तो कैसे रिलेट है हमारा सारा, कि कल हमने आपको जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको क्या डिफाइन किया था, आप याद करिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपको क्या देता था, है ना, कि हम जो माइक्रोस्कोपिक मतलब इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन में चेंज और उसके मोमेंटम को चेंज को हम एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, बट हम उनके प्रोडक्ट को बताते हैं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब उसी चीज पे पोजीशन तो हम बता ही नहीं पाए, तो उसी चीज पे श्रोडिंगर ने भी काम किया, उसने भी अपने कॉन्सेप्ट दिया, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाई। ठीक है नहीं बेटा, उसने कुछ वेव फंक्शंस यूज किए, उसने उनकी हेल्प लेकर उसने बताया, कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज आता है ना, पार्शियल वेव फंक्शन को उसने डिफाइन किया, सही। और एक क्या था, जो क्वांटम थ्योरी में क्वांटम नंबर्स है, तो बेटा इसको भी यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कि एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताया जाए। तो देखो वो क्या चीज है, क्वांटम नंबर की डेफिनेशन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है बेटा। तो अब हम देखो बेटा क्या करते हैं, जो पहले क्वांटम नंबर है बेटा, या मैं डेफिनेशन तो बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आपने सुन लिया, नोट्स में आपके पीडीएफ में पहुंच जाएगा। अब इसमें जो पहले बेटा हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं,
तो जो पहला क्वांटम नंबर है वो है बेटा हमारा प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता है। जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो है एज़ी है ना, एजीमिथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग। थर्ड नंबर पे आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास लास्ट में आता है कौन सा है, हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कुछ बुक्स एम के बेस में बेटा एस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, एम एस करके, क्लियर। तो हमारे पास ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। अब देखो ये क्वांटम नंबर्स हमें क्या क्या बताते हैं बेटा, वो थोड़ा ध्यान से देखना, क्लियर है। तो अब जैसे आप जानते हो कि सोडियम में वो हाइड्रोजन में तो बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, क्लियर है। बाकी और डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी में 6, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 11, किसी में 36। तो वही वाली प्रॉब्लम थी ना, याद करो रदरफोर्ड मॉडल की, कि रदरफोर्ड मॉडल ने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन क्या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ये भी रदरफोर्ड ने बताया, लेकिन क्या एक ही सर्कुलर पाथ में करते हैं या डिफरेंट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इज इट क्लियर। तो ये उस टाइम की भी प्रॉब्लम थी। तो देखो जो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं वो यही चीज को डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको यही से बता देता हूँ, थोड़ा इसी की याद लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ छोटे पार्टिकल की ले लेता हूँ, तो उसमें मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आइटम है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 5 जैसे बोरोन में, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, इज इट क्लियर, कोई यहाँ पर है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को बताते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, है ना, इन एन एटम, किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस और बेटा इलेक्ट्रॉन के जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसको क्या कौन डिफाइन करते हैं बेटा, हमारे क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं। वो भी कौन सा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल में 2 चीजें होती हैं, एक PAL, एक PLE। PLE क्या होता है, प्रिंसिपल, वो किसको बताता है, रूल को, है ना, किसी फिनोमेना को, किसी रूल को बताता है। और PAL है ना, PAL क्या होता है बेटा, मेन, ठीक है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, पूरे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन होता है, प्रिंसिपल, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन क्वांटम नंबर है ना, और वो क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं बेटा आपके कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज इट क्लियर। तो अब देखो जब डिस्टेंस बताया, और आपको पता है रदरफोर्ड मॉडल ये बता चुका है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। अब आप खुद ही सोचो बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, अब वो रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करके उसका पाथ ही बनेगा सर्कुलर पाथ में। अब मान लो ये सेम इस तरीके से रिवॉल्व करते हुए क्या हुआ बेटा, ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे तो उसका पाथ भी बेटा क्या बना, रिवॉल्व करते हुए उसका पाथ भी यही बन के आएगा, इज इट क्लियर पाथ, ठीक है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो ये यहां रिवॉल्व कर रहा है बेटा, समझ आ गया। तो इस तरीके से ये इसका सर्कुलर पाथ बन गया बेटा। अब ये इस वाले इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से है, तो ये इस भाई इससे इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो पाथ बन रहा है, समझ में आ गया नहीं, वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, समझ में आ गया नहीं। तो मेन पॉइंट ऐसे वाले, और एक जरूरी नहीं एक पाथ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के घूमने से एक ही पाथ बने, कई सारे इलेक्ट्रॉन के घूमने से एक सेम पाथ में बन सकता है बेटा। मान लो इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस और इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या है, बराबर डिस्टेंस पर है ना। हमने जब इसको रिवॉल्व करवाया, घुमाया, तो इससे भी यही पाथ बनेगा और इस वाले को घुमाने पे भी यही पाथ बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से प्रेजेंट हैं, तो दोनों से बनने वाला जो पाथ बनेगा सर्कुलर पाथ, वो क्या होगा, सिमिलर होगा, इज दैट क्लियर। हाँ, तो बेटा हमारे पास पॉइंट यहीं पर है। तो देखो अब हमारे पास इनडायरेक्टली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने और भी कोई बहुत सारी चीजें बता दी, इसकी हेल्प लेके इन अदर वर्ड्स में हम बहुत सारी चीज बता सकते हैं, ठीक है नहीं बेटा। देखो वो क्या क्या चीजें हैं उस पर थोड़ा ध्यान दो आप, ठीक है बेटा।
अब देखो इसलिए मैंने बाकी बता दिया क्योंकि हम पहले मेनली एक क्वांटम नंबर को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, फिर हम दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ेंगे। तो पॉइंट आया समझ में कि क्वांटम नंबर पहली बात है क्या। तो एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए क्वांटम थ्योरी और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, भाई देखो मान लो सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो जरूरी नहीं है ना सारे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम हो, कुछ की सेम हो सकती है, कुछ की डिफरेंट हो सकती है। तो कितनी एनर्जी है, ऐसी पोजीशन है, वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो वही सारी चीजें कि कोई भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी सब इंडिविजुअल, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है। अब मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन की आपस में सेम भी हो सकती है पोजीशन, वो बात अलग है, लेकिन मेन हमारे पास प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो यही थी कि पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द एटम। इज इट क्लियर? चलो, तो बेटा इसको डिफाइन करने के लिए क्वांटम थ्योरी के जिन नंबर्स का यूज किया गया, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस को बता दिया। इज इट क्लियर? चलो बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास अब इनडायरेक्टली हमें क्या क्या चीज पता है। देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस पता है और रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हमने इनको क्या कहना है, एक रिवॉल्विंग सर्कुलर पाथ बनाया, और ये सर्कुलर पाथ ही क्या कहलाया बेटा, शेल कहलाया, जिसको ऑर्बिट बोला गया। आ गया पॉइंट समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो हर इलेक्ट्रॉन जिस भी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है वो जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से जो पाथ बना, दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट या शेल। तो शेल नाम की जो इंफॉर्मेशन जो आप बेटा 9th क्लास में 3rd चैप्टर में आपको KLMN शेल बताई जाती है, वो KMN शेल का जो कॉन्सेप्ट आया बेटा, ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, शेल जिसको बोलते हैं, आप समझ में आया वो कहां से आया? क्लियर है पॉइंट? तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से जो पाथ बना, समझ में आया, द पाथ विच इज फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन of electron around the nucleus, ठीक है, around the nucleus is called orbit or shell, और that are K, L, M, N। आपने बेटा ऐसा नहीं है, आप 9th क्लास में केवल 4 शैली पढ़ी है, KLMN, तो ऐसा नहीं है, ये 4 ही होती है, ये और भी आगे तक होती हैं। समझ में आया नहीं? भाई जितनी अलग अलग डिस्टेंस मिलेंगी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों की, जैसे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस में मिले तो इनसे बनने वाला पाथ जो है वो क्या कहलाया, K शेल कहलाया। ठीक है, इन ये इससे आगे वाली डिस्टेंस होगी, जो सबसे छोटी डिस्टेंस है उससे जो पाथ बना वो क्या हो गया, K। उससे आगे वाली डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रॉन मिले उनसे जो पाथ बना दैट इज L शेल हो गया। उनसे आगे जो इलेक्ट्रॉन मिले उनसे जो पाथ बना दैट इज क्या हो गया बेटा, N शेल हो गया। इज इट क्लियर? इस तरीके से बेटा हमारे एंड सोन कई सारे पाथ होते हैं, ऐसा नहीं है कि KLMN केवल 4 ही पाथ होते हैं, 4 ही शेल होती हैं। 9th क्लास में आपको 4 शेल पढ़, क्योंकि 9th क्लास में बेटा आपकी स्टडी में तो केवल 20 एलिमेंट्स थे ना, याद करो, है ना, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, बट 20 तक थे ना, तो वहां तक 4 शेल ही मिलते। उतने इलेक्ट्रॉन जो है उनसे बनने वाली जो शेल्स हैं वो कितनी बनती है, 4 ही बनती है। हाँ, एक बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऐसा नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो पाथ बना वो पहली शेल कहलाती है। इलेक्ट्रॉन, और देखो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, द पाथ विच इज फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड शेल या ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से पाथ बना या पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये आपके सोचने वाला पॉइंट है, क्योंकि कई बुक्स ऐसी हैं जो साफ साफ लिखती हैं कि सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, थर्ड शेल में, है ना, आपके पास मतलब फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, या पढ़ते हुए है ना कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एन में बेटा कितने 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो आपको बुक्स की जो लैंग्वेज जो लाइन है वो ये कहते हुए मिलेगी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और मुझे लगता है प्रॉपर लाइन क्या है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि 2 इलेक्ट्रॉनों के घूमने से जो सबसे छोटा पाथ बना दैट इज कॉल्ड के शेल, फर्स्ट ऑर्बिट, समझ में नहीं। और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉनों के घूमने से जो पाथ बना, सही है, मुझे कहना है हमारा सेकंड शेल, एल शेल, सेकंड ऑर्बिट एल शेल, समझ में आ गया बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया। तो देखो सबसे बोर मॉडल का जो पहला पॉइंट है वो यही तो है बेटा, KLMN शेल होती है। वो कहां से आया, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आया कि नहीं आया?
चलो अब देखो एक चीज और हमें पता चली, हमें एटम की एटॉमिक रेडियस, हमें एटॉमिक रेडियस, हमें एटॉमिक वॉल्यूम, उस एटम का एरिया, ये सब भी हमें कहां से पता चले बेटा? सब इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एप्लीकेशंस हैं। कैसे देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है नहीं, मतलब अब ये सोडियम का बना देता हूं, जैसे मानो आप पढ़ते हुए ना सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले, कुछ इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस बेटा क्या मिली? सेम मिली, और उनसे मिलने वाला पाथ क्या बना? L बना, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक मान लीजिए क्या हो गया 8, तो 8 इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम मिली, और इन सबसे पहले सबके रिवॉल्व करने से मिलने वाला पाथ कौन सा बनेगा? ये आपकी L बन गया, ये आपका क्या बन गया? K बन गया। इज दैट क्लियर? यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास भाई 8, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बेटा, इसमें 8 है ना, 8 इलेक्ट्रॉनों के घूमने से जो पाथ बना सेकंड वो है, ये हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 10, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन आपका क्या आ गया यहाँ पे? एन शेल में आ गया आपके इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट, तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे बेटा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो, ये बताओ मुझे भाई, इलेक्ट्रॉन घूमते भी क्या है? सर्कुलर पाथ में, तो एक सर्किल बन रहा है, और एटम क्या होता है? एक सर्किल नहीं होता है। देखो सर्किल और उसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे बॉल है, बॉल एक स्फीयर होता है, और जैसे चूड़ियां वगैरह होती हैं, चूड़ी क्या होती है? 2D में होती है, मानो चूड़ी सर्कुलर नहीं होती, बीच में गैप होता है, तो उसमें 2 डायमेंशन, एक प्लेन ही तो होता है, एक प्लेन में होती है चूड़ी, जैसे मानो ये है तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेंगे। जो बॉल होती है वो इधर भी है, उसका इधर भी है, आपको ऊपर भी है, और उसका आगे ऊंचाई भी है, मतलब गहराई भी है। तो बॉल जो होती है बेटा वो 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है, स्फीयर जिसको बोलते हैं। तो हमारा एटम भी तो क्या होता है बेटा? स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल चीज का क्या होता है? वॉल्यूम, और स्फेरिकल चीज का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr3। अब आप देखो मुझे, अब जल्दी से ये हम देखते हैं कि कैसे हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से एटम की रेडियस पता चली और एटॉमिक वॉल्यूम पता चला। आप मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम का जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और उससे बनने वाला जो होगा ये सबसे आखिरी शेल होगी, और इस लास्ट, ये देखो ये कह रहा है इसका कंपैरिजन एक सर्किल से करें, स्फीयर से करें, तो ये जो न्यूक्लियस है ये उसके सेंटर का काम कर रहा है, और ये जो सबसे लास्ट शेल है, पहली शेल ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी शेल जो बनी, इस सेल ये क्या कर रही है? सर्कमफ्रेंस का काम कर रही है। अगर हम इसको सर्किल से कंपैरिजन करें तो न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड जो लास्ट शेल है जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो पाथ बना वो पाथ एक सर्कमफ्रेंस का काम कर रहा है। तो और न्यूक्लियस और सर्कमफ्रेंस के बीच, मतलब सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस। तो एटम में सेंटर को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस, और ये क्या कहलाती है? लास्ट शेल। तो लास्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ये आपकी बेटा एटॉमिक रेडियस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? आ गया? तो इस तरीके से बेटा हमें एटम के रेडियस के बारे में भी पता चला। इज दैट क्लियर? चलो जी बेटा, और आप ही बताओ, हमारा जो एटम होता है बेटा वो कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है। क्लियर है पॉइंट? और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है बेटा, V = 4/3 πr³। ठीक है, तो देखो π/3 वो 4 की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। हमारे पास बचा r। तो आप ही बताओ, इस एटम की जो रेडियस बनेगी वो थर्ड शेल जो 281 सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल में गया, तो थर्ड शेल और न्यूक्लियस के जो बीच की डिस्टेंस है वो इसके एटम की रेडियस का काम कर रही है। और इस रेडियस की वैल्यू अगर आप यहाँ लगाओगे तो आपको सोडियम के एटम का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो सोचिए, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने कितनी सारी चीजें दे दी। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बस एक चीज बताई थी और उसको अप्लाई करके हमने कितनी सारी चीजें निकाल ली। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या चीजें बेटा वो ध्यान से सुनिए आप, कि मैं रिवाइज ये पूरे टॉपिक में जो पढ़ाया है मैं समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया था? ईच इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन एंड इन एन एटम। सही है? अब कई सारे इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस बेटा सेम भी मिली न्यूक्लियस से, कई सारों की डिफरेंट भी मिली। समझ में आ गया? तो हमने तो क्या करना है, बस डिस्टेंस बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। इज इट क्लियर? तो अब देखो बेटा, अब ये डिस्टेंस है, हमें रदरफोर्ड मॉडल को हमने यूज किया। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो पाथ बना वो क्या था? सर्कुलर। तो ये जो पाथ बना इसको क्या बोला गया? ऑर्बिट या शेल बोला गया। तो जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन होता है और उससे बनने वाला जो पाथ है वो पहली शेल है बेटा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, है ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती गई, उनसे बनने वाले पाथ बने वो अगली शेल कहलाई, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो पाथ है और उससे बनने वाली जो शेल है वो लास्ट शेल कहलाई बेटा।
इज दैट क्लियर? और लास्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाई? आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाई। और एटम एक स्फेरिकल होता है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इस लास्ट शेल की डिस्टेंस को आपने इस फॉर्मूले में रखा तो आप उस एटम का वॉल्यूम पता कर सकते हो। तो आप देख रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको सेल की डेफिनेशन दी है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको एटम की रेडियस निकालनी सिखाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको उस एटम का वॉल्यूम निकालना सिखाया। समझ में आ गई? तो आप देखो कितने इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं। और आप देखना जो आप बोर मॉडल के सारी पोस्टुलेट्स पढ़ते हो वो चारों क्वांटम नंबर में 1 by 1 निकल आएगा। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, तो आज हमने आपको पहला क्वांटम नंबर कराया, ठीक है नहीं? हाँ, अब देखो एक चीज और बस इस क्वांटम नंबर की, कि आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन में क्या है? मास है, और मास जब घूमेगा तो उससे क्या बनेगा? एक मोमेंटम बनेगा। इज दैट क्लियर? ये हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी पढ़ा चुके हैं बेटा। लेकिन अब बताओ इलेक्ट्रॉन को एक ही पाथ में तो घूमता नहीं है बेटा, ये क्योंकि एटम स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे घूम रहा है बेटा, कभी घूमते घूमते ऐसे हो गया, कभी घूमते घूमते फिर ऐसे हो गया। तो एटम का जो मूवमेंट है तो सर्कुलर पाथ में, बट वो सर्कुलर पाथ रोटेटरी है। वो कैसे है बेटा? वो 3 डायमेंशनल है। इज दैट क्लियर? तो आप बताओ कोई चीज घूमते घूमते यहां से चालू हुई और घूमते घूमते फिर ऐसे हो गई, तो एंगल भी आ गया नहीं? तो पार्टिकल है उसका मास है, वेलोसिटी है उसका, लेकिन घूमते घूमते वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है 3 डायमेंशनल प्लेन में बेटा, तो एक एंगल भी बना। तो इस टाइम जो मोमेंटम कहलाता है उसको क्या बोलता है? एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है बेटा, वो भी किसने बताया? आपके पास एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन किया गया बेटा, किससे? इसको बोलते हैं हम एम वी आर या एम वी थीटा करके भी बोलते हैं। आप एम वी आर, यहाँ आर क्या है? रेडियस नहीं है, बल्कि आर क्या है? यहाँ एंगल है। याद रखना, यहाँ एम वी थीटा मान लीजिए, ठीक है? तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? h/2 पाई। याद करिए वहां पे क्या था हमारे पास? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल एंड ग्रेटर देन h/4 पाई, पर यहाँ क्या आता है? 2 पाई। इस तरीके से याद रखिएगा आप बेटा। तो हमारे पास h/2 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और इनटू में क्या आ गया? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो आप इस तरीके से मूविंग इलेक्ट्रॉन की बेटा क्या बता सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हैं। तो देखो हमारी शुरुआत किस बात से हुई थी क्वांटम नंबर की? क्वांटम नंबर क्वांटम थ्योरी के वो नंबर्स हैं जिनकी हेल्प से हम एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता पाए, देखो पोजीशन आ गई, ठीक है बेटा, और उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बता पाए। तो ये चीजें हुई। तो इस तरीके से बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की हेल्प से थोड़ी हमारी ये हेल्प हुई पोजीशन बताने में। फिर आगे जब इस पे और स्टडी करी तो बेटा कुछ और बातें पता चली, तो उन बातों को डिफाइन किया गया किससे? बचे हुए क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, चलिए ये आप देखिएगा, और आपको इस वीडियो को समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।